कहलाता है। इसका जरूरत क्यों है? तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, हाफ के रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे वाला आदमी बताता है। x इंटू 1/gx तो dx ऑफ एंगल, मतलब लास्ट तक जब समझ में आया, ये बस तीसरा आदमी डी डैश, यानी कि फाइनली आ जाएगा h डैश t फिर भी 1/y dy/dx आता। अब नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, नहीं कर कांस्टेंट। इसी प्रकार इसको शुरू करते हैं। फिर डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले समझना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी है। रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी क्वांटिटी का, किसी के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करना या उसको पढ़ना रेट ऑफ चेंज कहलाता है। इसका जरूरत क्यों है? तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, हाफ लाइफ वगैरह, क्योंकि हम कुछ समय बाद जब भी कोई चीज किसी रेट से चेंज हो रही है तो कुछ समय बाद अंदाजा लगा पाए कि अब ये कितनी बचेगी, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन। और कुछ बेसिक फंक्शन है, जितने फंक्शन है हमें सबका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और डिफरेंशिएशन सबसे आसान टॉपिक है, अगर ये आ गया तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी आ जाता है। तो 2 नंबर तो पक्के ही हैं, एक ये और दूसरा इसका एप्लीकेशन, और बाकी थ्रू आउट चैप्टर्स में भी पूरा चलता ही रहता है कैलकुलस में। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज हम सीख लेते हैं प्रोडक्ट डिवीजन रूल। पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी देखेंगे, फिर चेन रूल आना चाहिए, फिर हमें डिफरेंशिएशन ऑफ एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, सभी आसान है। फिर पैरामीट्रिक कहा जाता है, फिर लॉगरिथम के को यूज करके हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यानी कि लॉगरिथम का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन के अंदर होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन, ये भी एक है कि मतलब इनवर्स फंक्शन पूछा गया है, ये भी जेईई में पूछा गया है, कई सारे सवाल, पैरामीट्रिक भी पूछा गया है। और एक tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, याद आया तुमको? tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला, उस पर भी क्वेश्चन कई सारे हैं। ठीक है, तो इतना ही ज्यादा पूछा गया। तो शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो कोई बताए डिफरेंशिएशन क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज। एक लाइन में इसको बोल सकते हैं हम रेट ऑफ चेंज, यानी कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में हम हर बार रेट ऑफ चेंज ही निकालते हैं। अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? x, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू fx, है कि नहीं? तो यहाँ पर हम वेरिएबल ये मान लेते हैं और ये हमारा y फंक्शन को ही शो करता है ना। तो यहाँ पर सारा कुछ इसीलिए x के रिस्पेक्ट में चलता है। ठीक है, तो पहली चीज है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वन वेरिएबल, या मैं कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहां पर y ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, कोई दूसरा वेरिएबल होगा, t हो, x हो, कुछ भी हो, तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू होता है वो नीचे लगता है x, डिनोटेड बाय, इसको हम dy/dx से डिनोट करते हैं। अगर मैंने इस प्रकार ले तो dy/dx, यहां पर देखो आपको क्या क्या दिखाता है, यही m बन जाता है, यही f' है, यही m है, और यही tan थीटा है, समझ में आ रहा है, और यही y2 माइनस y1 है अगर आप ज्योमेट्री में ले रहे हो, यानी कि 2 पॉइंट जब भी दिए हों तो सब कुछ यही है। ठीक है, फोटो बनाना हो तो फोटो इसका किस प्रकार वही सेम फोटो बार बार बनता है कि कोई फंक्शन आप ले लें y इज इक्वल टू fx और इस पर कोई टेंजेंट डाल दें, तो dy/dx क्या देता है आपको? टेंजेंट का स्लोप देता है। ठीक है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और थीटा, ये थीटा कहां से कहां लाई करता है? अपने स्ट्रेट लाइन भी आजकल पढ़ रहे हो तुम लोग, तो पाई से माइनस पाई तक ही रहता है। क्यों? क्योंकि अगर पलट गया ज्यादा होगा तो फिर लाइन टेढ़ी हो जाती ना, मतलब फिर से वही घूम गए। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, कई लोग y' y1 और भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे y1 कई आगे चलकर इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, फिर y' भी लिखते हैं कई लोग, तो कैसे भी लिख लो आप। ठीक है, y' मतलब सब dy/dx है। इट इज रेट ऑफ चेंज। इसको क्या पढ़ेंगे? किसका चेंज हो रहा है ये ऊपर बताता है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे वाला आदमी बताता है, यानी कि कौन बदल रहा है वो ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में बदल देखा जा रहा है वो नीचे। ठीक है, अब इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आप बेसिक फॉर्मूले याद कर लें, बेसिक फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। वो मैं लिखूंगा नहीं, ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो किसी भी बुक में और आपके नोट्स में भी लिखे होंगे। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, tan का सेक स्क्वायर, ऐसे वाले फॉर्मूले, इवन इनवर्स वाले भी आपको याद होने चाहिए। तो टोटल बेसिक फंक्शन और उसके इनवर्स वाले भी सब याद होने चाहिए। तो डायरेक्ट चलते हैं, अब हम डिवीजन और प्रोडक्ट रूल खटाखट कैसे लगाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर पहली चीज शुरू करते हैं, 2 फंक्शन है हमारे, मतलब y इज इक्वल टू fx इंटू gx जैसा आ गया, या इससे भी अधिक हो सकता है, मैं 3 के लिए ले लेता हूँ। चलो पहले 2 के लिए लिखते हैं, 2 के लिए किसी दिन इसका dy/dx करना है, तो आपको पता ही है, एक को छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, प्लस साइन आता है बीच में, और gx और f'। ठीक है, अच्छा पहली बात हो गई।
दूसरी बात कि इसमें आपको 3 का भी आना चाहिए, 3 का हो तो कैसे करेंगे, ठीक है कैसे करेंगे तुम्हारे हिसाब से, 3 का है कैसे करेंगे, वैसे बहुत, हाँ 2 को छोड़ते हैं 1 का करते हैं ना, एट ए टाइम 1 का ही होता है, तो आप 2 को छोड़ दो, किसको छोड़ना चाहोगे, fx को, fx gx छोड़ दें। अच्छा एक चीज और समझो, डेरिवेटिव जिसका होता है वो लास्ट में लिखा जाता है, कई लोग क्या होता है ऐसे लिख देते हैं, मतलब गलती करते हैं बहुत, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मान लो किसी ने पूछा log x का पूछा तो 1/x आता है, लेकिन कई बार लोग डी बाई डी एक्स होने के बाद अंदर फंक्शन रखते हैं, जब भी डी बाई डी एक्स के आगे कोई फंक्शन लिख रहे हो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव होने वाला है, जब डी बाई डी एक्स के इधर आ जाता है मतलब हो चुका है उसका डिफरेंशिएशन, समझ में आया, तो कई लोग डिफरेंशिएशन हो जाता है फिर भी डी बाई डी एक्स के आगे लिख देते हैं गलती से, तो आप बोर्ड वगैरह कोई भी अच्छी सॉल्व कर रहे हो तो ये गलत माना जाता है, तो फिर इसका क्या आएगा, फिर एक बार एच एक्स को रखेंगे तो एफ एक्स एच एक्स इंटू जी डैश एक्स, फिर एक बार इसका एडवांस में क्वेश्चन आया है 3 वाले का, एच एक्स जी एक्स और अब एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स, तो क्या तीनों का हो गया, ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है ऐसे किया जाए, क्वेश्चन हम कल के दिन करेंगे सब एक साथ, ठीक है। आजकल मैथ के टीचर मुझे बहुत कॉल करते हैं। चले तो ये हो गया दूसरा, तो प्रोडक्ट रूल आ जाता है, प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल होता है दूसरा, डिवीजन रूल में आपका फंक्शन कैसा होगा, 2 फंक्शन का डिवीजन हो सकता है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव जब तुम निकालने जाते हो तो आपको नीचे जो है उसका स्क्वायर कर लेना चाहिए, तो जी एक्स स्क्वायर, और फिर यही चीज एज इट इज ऊपर, डिफरेंशिएशन इसके अपोजिट फंक्शन का होगा, बीच में माइनस जरूरी है, और फिर एफ एक्स जी डैश एक्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर दूसरे नजरों में देखना चाहो तो आप जी एक्स अगर डिवाइड कर दें तो ये लिखा है एफ डैश एक्स डिवाइड बाय जी एक्स क्या, माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स बाय जी एक्स स्क्वायर, देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जी एक्स स्क्वायर है पूरे का, आप इसको ऐसे समझो, ये लिखा है एफ एक्स इंटू 1/gx, तो डिवीजन को आप ऐसे देख सकते हो, प्रोडक्ट रूल ही तो है, तो एफ एक्स को छोड़ा, सॉरी 1/gx को छोड़ा, एफ डैश एक्स का आया कि नहीं आया, माइनस, माइनस क्यों आया, वो रुक जाओ आएगा प्लस ही, लेकिन माइनस क्यों, एफ एक्स का हो गया, अब 1/gx को छोड़ा तो अब किसका होने वाला है, एफ एक्स को छोड़ेंगे अब इसका होगा, तो 1/gx का क्या हो जाता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है ना, तो बेसिकली वही हुआ है, माइनस 1/gx स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स, जीएक्स का भी तो करोगे, तो चेन रूल पर अब आ जाते हैं, ठीक है। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी डिफरेंशिएशन में आपको वही लगता है, छोटे छोटे एक कोई भी एक फंक्शन हो, तो चेन रूल कई लोग बोलते हैं उसे, बुक्स में चेन रूल ही लिखते हैं, चेन रूल का मतलब है हर किसी का डिफरेंशिएशन करना बारी बारी से, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाए तो उसमें 3 ही चीजें होती हैं, एक उसका एंगल होता है, एक उसकी डिग्री होती है, और एक फंक्शन होता है, समझ में आया। तो यहाँ पर चीजें क्या क्या हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन में इसके अतिरिक्त कोई तीसरी चीज नहीं होती, यानी कि ज्यादा से ज्यादा किसी फंक्शन की कोई डिग्री लगाई जाएगी, डिग्री बोले तो पावर बेसिकली, और एक होगा कि उस पर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, साइन है, कॉस है, टेन है, ई की पावर एक्स है, कौन सा वो फंक्शन होते हैं, और ये एंगल में बैठा है। तो आप किसी भी ऐसे भारी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम सीक्वेंस में करते हैं, हमेशा पहले पावर से शुरू करते हैं, ठीक है। पावर का कैसे होता है, पावर का डिग्री, पावर का कैसे होता है, एक्स की पावर एन की तरह होता है, अगर इसका डैश कर रहे हो मतलब पावर का कर रहे हो तो एन एक्स की पावर, यानी कि डिग्री आगे जाएगी, ठीक है। तो बस इसका अगर आप डी बाई डी एक्स अगर अभी निकालें तो सबसे पहले आपको पावर का करना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख दूं डी बाई डी एक्स ऑफ पावर फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, मतलब लास्ट तक, जब तक डेरिवेटिव उसका 1 ना बन जाए तब तक करते रहना है, चेन चलती रहती, ठीक है। जैसे कि डी बाई डी एक्स आप इसी का मैंने करके दिखाऊं तो एन आगे आ जाएगा, एफ ऐसे ही रहेगा और 1 डिग्री कम हो जाएगी, जब तक डिग्री का करेंगे तो सिर्फ डिग्री का ही सोचेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री कम, n-1 इनटू फंक्शन है, फंक्शन एफ है, अब एफ है जो भी हो, साइन था तो कॉस हो जाता, तो फिलहाल नहीं दिया तो एफ डैश लिख देते हैं, तो एफ डैश एक्स प्लस बी, और फिर ये हो गया फंक्शन का, ठीक है। फंक्शन तो इतना ही था ना, वो तो उसकी डिग्री थी, डिग्री का हो गया, इनटू एंगल, एंगल में कौन है एक्स प्लस बी है, तो यानी कि यहां पर क्या लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ
ए एक्स प्लस बी, अब जो भी आ जाए कितना आएगा, ए आएगा, ए आएगा। कहने वाली बात यह है अगर मैं आपसे पूछूं एक दो डिफरेंशिएशन तो आप एक लाइन में बता सकते हो क्या? जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट टी का आप डिफरेंशिएशन कर दें, क्वेश्चन इज इक्वल टू y और विद रिस्पेक्ट टू मैं x मांग रहा हूं, चलो विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है आपको, लिया t है लिखना है x है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। y इज इक्वल टू और कुछ ले लो, सेक की पावर 9 tan रूट x, ठीक है, ऐसा तो दो बात काफी है। कहने वाली बात यह है आप ऐसे सीक्वेंस में कितना भी लंबा डिफरेंशिएशन कितना भी फंक्शन लिख दो, एक लाइन में डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है। कैसे? आओ इसका अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, t भी दिया है यानी कि t हो सकता है x का फंक्शन रहा होगा, t विल बी x फंक्शन, तो आप पावर से शुरू करते हो, पहले पावर करेंगे तो 2 sin रूट टी, फिर साइन का होगा, बात नहीं साइन का बोलो, बोलना है आपको cos रूट टी, अभी रुक जाओ, डिग्री हो गया फंक्शन हो गया, अभी एंगल में कौन है, रूट टी का बोलो 1/2 रूट टी, वेरी गुड। अब t का होगा क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में चल रहे हो, अगर t के रिस्पेक्ट में रहते तो नहीं होता, तो क्या हो जाएगा dt बाई dx, वेरी गुड। तो ये चीज कई बार मिस कर देते हैं लोग, ठीक है, या ऐसी चीज आते तो सोचते हैं आप t y और x कैसा, इधर बोल दो आप एक लाइन में dy बाई dx इज इक्वल टू, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले ये फंक्शन पड़ेगा तो इसकी डिग्री है पावर 9 आगे गया, सेक की डिग्री कम हो गई, बाकी सब एज इट इज, कुछ चेंज नहीं, पावर का हुआ पहले, फिर फंक्शन कौन है, सेक है सबसे पहले, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा सेक tan है ना, तो सेक x, एंगल बदलेगा नहीं, एंगल दोनों को वही मिलेगा, सेक इंटू tan रूट x, बड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ फंक्शन को, अब अंदर चले, tan है, tan का क्या हो जाएगा, इंटू में चलता रहता है सब, tan का सेक स्क्वायर रूट x, सेक tan का हो गया ना, इसकी डिग्री थी ही नहीं, इंटू रूट x का 1/2 रूट x, फिर x का x के रिस्पेक्ट में एक लाइन में होगा। इससे कैसा होता है आप एक साथ में छोड़ेंगे नहीं किसी को, वरना मिस हो जाता है ना, वरना पता चला छूट गया कोई एक भूल गए, है ना, ध्यान ही नहीं रहा। तो आप ध्यान रखें क्या क्या करना है आपको, पावर, फंक्शन, एंगल, किसी भी फंक्शन में 3 बातें होती हैं, सबसे पहले ये प्रेफरेंस है, पावर को कर लो, फिर फंक्शन, एंगल, कोई छूटेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इतने टफ ऐसे डिफरेंशिएशन पूछते नहीं है, बोर्ड में पूछेंगे तो लिख लोगे आप। तो अब पहला हम क्या पढ़ना शुरू करें बताओ, पहला क्या है देख लेते हैं क्या क्या था, उसी के हिसाब से चलते हैं। डिवीजन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, चेन रूल हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब यह है कि जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, कोई एक फंक्शन दिया है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ठीक है। तीसरी बात कहने वाली बात यह है, जैसे कि आप इसको साइड में समझो, विद रिस्पेक्ट टू मतलब वाला नीचे रहता है, आप ऐसे याद करो इसको, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर और विद रिस्पेक्ट टू वाला नीचे रहता है। आपको समझ में आया? वैसे तो चाहो एक लाइन में कर सकते हो, कैसे, आपको इसको मान लो, चाहो तो u मान लें, क्या u एफ एक्स को मान लें या y मान लें, जो भी, चलो अगर u एफ एक्स है एंड v मान लेते हैं g एक्स को, तो उसका वो आपसे पूछना चाह रहे हैं du बाई dv, इसका मतलब समझ में आया, यानी कि इसका इसके रिस्पेक्ट में। तो आपको कुछ करना नहीं है, इस इधर du बाई dx कर लेना, वैसे तो तरीका ये कहता है, तो f डैश x आएगा ये, एंड dv बाई dx कितना आएगा, g डैश x आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इतना भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो इतना कि ऊपर वाले का, जिसका ऊपर रहने वाला ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो तो इनको डिवाइड कर देंगे, तो f डैश x अपॉन लिख देते हैं, du बाई dx हो जाएगा डिवाइड बाय dv बाई dx, बोले तो f डैश x डिवाइड बाय g डैश x, बोलो सिंपल है, बस यही, ऊपर का ऊपर जिसका रिस्पेक्ट में नीचे फंक्शन, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, सिंपल। अच्छा इसके बाद क्या था, लॉगरिथम नहीं, पैरामीट्रिक। तीसरा चौथा चलते हैं कि अब पैरामीट्रिक में दे दिया, मतलब है ना, व्हेन कर्व्स आर इन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक कर्व तुम जानते हो क्यों आते हैं, अब आपको कोनिक सेक्शन में पता चलेगा कि पैरामीट्रिक की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि क्या होता है किसी भी कर्व में, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, एग्जांपल के तौर पर मैं पहले समझा देता हूं, जैसे कोई कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक सर्कल है, लेकिन रैंडमली अगर मुझे इस पर कोई भी पॉइंट मानना पड़े तो हमें हमेशा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरामीट्रिक फॉर्म में लेते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं, उनको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन को आसान करते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वो होते हैं जो कर्व
इसमें एक्स कोऑर्डिनेट का, और पैरामीट्रिक अगर हम क्या बोलते हैं उसमें एक वेरिएबल आता है पैरामीट्रिक वेरिएबल, कहने वाली बात है अभी समझो, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई देखते हो। अब एक तीसरा आदमी आ जाता है इनके बीच, वो कह रहा है हम तीन दोनों में करेक्शन दूंगा मैं, एक्स भी टी पर डिपेंड करने लगा, वाई भी टी पर या थीटा पर, ऐसे आपने सवाल देखे हैं बहुत सारे, वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा ऐसा कुछ। तो इसका मतलब ये है अगर आप इनको अलग अलग देखें तो इसलिए पैरामीटर कुछ याद करने पड़ते हैं। ये कितना आता है एक्स का और कॉस थीटा, और वाई कितना आता है इसका आर साइन थीटा। तो यहां पर आप जिससे भी अलग करो, टी ले रहे हो या थीटा ले रहे हो, तो ये थीटा जो बोला जाएगा इट इज पैरामीट्रिक वेरिएबल। समझ में आया? ये बस तीसरा आदमी ये श्योर करता है कि हम पूरे कर्व को अलग अलग देख पाए। अब ये कोई जनरल पॉइंट है, बेसिकली पैरामीट्रिक जो पॉइंट होता है ये पैरामीट्रिक पॉइंट बोलेंगे, ये एक तरीके से जनरल पॉइंट होता है। जैसे जनरल कर्व होता है किसी चीज का, वैसे एक जनरल पॉइंट हो सकता है ना? जनरल कर्व का जनरल पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बोलो, अगर जनरल पॉइंट आप ले रहे हो सर्कल कोई, तो जनरल पॉइंट भी होगा उसका। जनरल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट, जैसे सर्कल पर तो ऐसे घूम रहे थे हम, अभी हम पढ़ रहे हैं वही चीज, तो सर्कल पे घूम रहे हैं तो एक्स और वाई इस पर घूम रहा है, लेकिन अगर हम समझे मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ 0 है, हम सोचें ये वाला पॉइंट कौन है, तो अगर मान लो हमें रैंडमली अगर हम आगे चलकर सर्कल पढ़ेंगे तो हमें मानना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को हम यही मानेंगे और फिर उसका थीटा यहां से दिखा देंगे, नहीं आए ये थीटा इसका। कहानी क्लियर? तो इसलिए पैरामीट्रिक जरूरी है। चलो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में इसका मतलब ये है कि आपको दो कर्व देंगे, एक मान लेते हैं एफ टी डैश, कहां से एक फंक्शन एफ टी एंड दूसरा एक्स लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू जी टी, ऐसे ही होगा ना? मैंने क्या बोला, एक वाई होगा एक एक्स होगा हर बार, क्योंकि एक्स और वाई, ऐसा नहीं होगा कि वाई इधर वाई भी इधर, ठीक है? क्योंकि किसी कर्व को में दो लोग होते हैं, पहली बात एक्स और वाई 2 डायमेंशन में, और तीसरा आदमी उनके बीच बस कनेक्शन को शो करता है कि ये कैसे रिलेटेड है कर्व में। तो अगर आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ जाए, इसे पैरामीट्रिक फॉर्म करते हैं, तो फाइनली ये अलग अलग दो कर्व हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड करना है? पहली चीज आपको फाइंड करने के लिए हो सकती है dy by dx, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दूसरी चीज आपसे हो सकता है d2y by dx स्क्वायर पूछेगा, वो सवाल पूछा गया है, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है? तीसरे तक नहीं जाते। तो आप पहली काम dy by dx कैसे करेंगे ध्यान दें, तो dy by dx के लिए आप dy by dt निकालेंगे आराम से, f डैश t आ जाएगा पहले उसी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल कौन t, एंड साथ में इधर क्या आ जाएगा dx by dt, तो dx by dt निकालेंगे कितना आ जाएगा, लेकिन आपको तो dy by dx चाहिए, तो dy by dx निकालने गए तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दें दोनों को, बोलो dy by dt अपॉन dx by dt, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, पहले वाली बात f डैश t डिवाइड बाय g डैश t, क्या यही आया? ये आ गया। लेकिन आप देखो तो इट विल बी एक फंक्शन ऑफ t, मतलब ये सॉल्व करोगे ये आएगा लगभग कोई फंक्शन t में, ht मान लो जो भी है, तो उन्होंने यहां तक तो कोई भी बच्चा निकाल लेता है, बोर्ड में यहां तक पढ़ाया जाता है। अब दूसरा उन्होंने d2y by dx स्क्वायर पूछ लिया, अब मान लो d2y by dx स्क्वायर पूछा, कैसे निकालेंगे? तो d2y by dx स्क्वायर मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करना है, यानी कि हमें करना चाहिए d by dx ऑफ एक बार और dy by dx का, किसके रिस्पेक्ट में? समझ में आया? ऐसे लिखना चाहिए, कहानी क्लियर? अब मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये सॉल्व करके मान लेते हैं ht आया है, ठीक है, लेट, क्योंकि अभी इस पर तो बहुत भारी दिखेगा, फिर इस पर और डिफरेंशियल लगा देंगे। तो अगर dy by dx आपका ht आया है, तो देखो आप कैसे लिखोगे इसको, यानी कि ये dy by dx ऑफ ht हो गया, t का फंक्शन हो गया, लेकिन आपको करना x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो आप कैसे करेंगे, पहले h डैश t का मतलब समझ रहे हो, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, h डैश t इनटू t का फिर dt by dx, ठीक है? dt by dx कौन था, ये रहा, ये g डैश t, यानी कि ये फाइनली आ जाएगा h डैश t अपॉन g डैश t, ये क्या होना आया, ठीक है? कहां निकले? अच्छा ये dy by dx और ये देखो वेरिएबल के टर्म है, जैसे t के रिस्पेक्ट t में आ रहा है या x में आ रहा है, तो ये इनपुट होते हैं, अगर हम इनको फिक्स कर दें तो उस पॉइंट पर स्लोप देगा हमें, dy by dx स्लोप देता है ना, तो उस पॉइंट पर स्लोप करेगा। अगर d2y by dx स्क्वायर में उस पॉइंट पर रख दें तो क्या हो देगा, वो क्या बताएगा, d2y by dx स्क्वायर क्या बताता है किसी कर्व का, कॉनकेव अप डाउन के बारे में बताता है, बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा, है ना? तो थोड़ी बातें याद रहनी चाहिए। तो d2y by dx स्क्वायर निकल जाएगा, मेन चीज ये मत बोलना dt by dx करते हैं, क्वेश्चन करेंगे कल के दिन, ठीक है? चलिए आगे चले, तो बस 2 से अधिक इसमें सवाल पूछे नहीं जा सकते, कहानी क्लियर? आगे चलो, अगला कौन सा है, लॉगरिथम, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सॉरी लॉग का यूज करके, तो डिफरेंशिएशन बाय लॉग,
बाय लॉग। अब तुम लॉग से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉग की दो बहुत खास बातें होती है। एक तो ये बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन वाले लोगों को जोड़ में लिख देता है, मतलब अलग अलग कर देता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसकी डिग्री को आगे कर देता है। तो यही वजह है कि इसके दो यूज होते हैं। जैसे कि आप मान लो आपका फंक्शन पहला कोई दिया है y इज इक्वल टू fx की पावर gx, जैसा कैसा दिया है। और लॉग की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर x की वाली चीज को e की पावर x ln लिख लेता है, ये तुम समझे, ये आगे चला जाता है x ln। तो आपको अगर एक लाइन में इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप भी इसको ऐसे लिख लें, e की पावर कितना हो जाएगा gx ln fx, सही है। ऐसा करते ही आप इसका डिफरेंशिएशन अब कर दें। तो अगर मान लो आपको फंक्शन की फोटो इस प्रकार से है और ऐसा डेरिवेटिव करने को आता है तो आप इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। बोर्ड में अगर कर रहे हैं आप तो लॉग लेंगे, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, लॉग लेकर कराया जाता है, ठीक है, टेकिंग लॉग। वरना दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2 बोर्ड वाला, टेकिंग लॉग। अगर आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y gx कूद के आगे आएगा और ln fx। देन आप यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको बोर्ड भी देना है, तो इसलिए, क्योंकि अगर वो कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा, मान लो टीचर नंबर काट दे कहीं, ठीक है, फिर तुम बोलो लो सही किया था, नंबर कहीं है। चलिए, तो अब इससे करके देखेंगे, उससे भी करके देखेंगे, आंसर बदलेगा नहीं। तो यहां पर भी आप डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, दैट इज x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं भाई। तो ये हो गया dy बाई dx, क्या हो जाएगा, e की पावर का एज इट इज रहता है, एक बार एज इट इज रहने का मतलब क्या है, ऐसे लिख लूं, फिर ब्रैकेट लगाकर, फंक्शन का हो गया ना, पावर थी नहीं इसके पास, फंक्शन का हो गया एंगल, एंगल में ये gx ln fx, तो इसका करेंगे तो gx बोलो एक बार, gx अपॉन ln x का क्या हो जाएगा, fx इंटू, अरे ln fx का क्या होगा, 1 अपॉन fx इंटू f डैश x, फिर माइनस या प्लस, प्लस ln fx इंटू g डैश x, तो g डैश x इंटू ln fx, ठीक है। तो फाइनली ये आ रहा है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट बता देता हूं, एज इट इज रहता है, आप रिजल्ट याद कर लें, fx की पावर gx रहता है, और आप इसको देखा करें, यानी कि इसमें बाई पार्ट लगाया, इसमें वो लगाया है प्रोडक्ट रूल। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी ये क्या आ रहा है, gx fx अपॉन f डैश x। देखो ऐसी चीजें देखना इसलिए जरूरी है, फोटो कल को हो सकता है इसका इंटीग्रेशन पूछ दे उल्टा करके इधर से इधर, और इतना भारी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखें, एज इट इज फंक्शन, तो ln fx, ठीक है, बस। अब अगर इधर भी करते हम तो इधर भी सेम ही आता, आप करके देखना, या आपने करा भी होगा तो आपको पता होगा कि इधर से भी वही आएगा। मैं करूं या ना करूं, रहने देते हैं, इधर भी 1 अपॉन y dy बाई dx आता, ये y इधर टकरा जाता है, और इधर वही काम करते तुम gx इंटू f डैश x अपॉन fx लिख लो, सेम काम, प्लस g डैश x इंटू ln fx एज इट इज, ठीक है। तो ये भी वही आता, y इधर टकराता, y कौन था, ये, ठीक है। ये बोर्ड मेथड है, ये आप डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हो। इसको आप ऐसे याद करो, ये बदलता नहीं, ये एज इट इज एक बार आता है, फिर आप ऐसे याद करोगे gx आगे ln fx, gx ln fx का करना है अंदर, ठीक है। कोई एग्जांपल बताने की जरूरत है, आप एक लाइन में बताओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे sin x की पावर tan x पूछ लूं, क्वेश्चन y इज इक्वल टू sin x की पावर tan x आ गया। अब एक लाइन में लिखेंगे क्या इसका, कैसे, अगर मुझे dy बाई dx लिखना है, मैं एज इट इज देखो लिख देता हूं, एक बार तो यही रहेगा आगे, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, और इसको कैसे देखना है आपको, tan x आगे जाता है और ln sin x पर रहेगा, नहीं आया तो अंदर इसका प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो tan x छोड़ दें, tan x छोड़ दिया, ln sin x का नीचे sin x और sin x का cos x, प्लस या माइनस प्लस, ठीक है। फिर tan x का करना है ना, तो ln sin x tan x का सेक स्क्वायर का जो भी आ जाए, ये cot x बन रहा है, देखो उल्टा है, ये cot x है, तुमने किसका किया, ln sin x, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, ln sin x का डिफरेंशिएशन cot x। तो अब चीजें डायरेक्ट याद रखो, ln sin x आ गया, cot x है ना डिफरेंशिएशन, आ रही बात समझ में, ln sec x है तो tan x है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब तुमने पढ़ ली है सारी चीजें, तो आगे चले। अब आगे क्या है, दूसरा इसी में पार्ट, ये तो हो गया कब, जब किसी फंक्शन की डिग्री में कोई फंक्शन बैठा हो, तो हमेशा किसकी मदद लेते हैं हम, लॉग की, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसी में कि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हैं एक साथ, मतलब कहने वाली बात, y मेरा कुछ ऐसा फंक्शन था कि उसमें एक f1x था मल्टीप्लाई, उसमें दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई था, उसमें तीसरा फंक्शन मल्टीप्लाई था, लगे तो डिवीजन में भी आ गया 4x। तो मतलब ऐसे करके कितने भी फंक्शन और कुछ भी आ जाए डिवीजन वगैरह में, तो बहुत सारे जब लोग आ जाएं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई फंक्शन हो जाएं तो आपको लॉग की मदद लेनी पड़ती है उनको अलग करने के लिए। तो अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग। तो हमेशा बस इतना ही याद रखो कि इसके लिए लॉग लगाना जरूरी है, ठीक है। कहानी क्लियर? अगर आप कोई अच्छी बुक रेफर कर रहे हो तो इसके सवाल हैं, एडवांस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है कि छोटा सा टॉपिक है, पूछा बहुत ज्यादा है, अगर आप देखो तो, ठीक है ना। आपने नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूछा नहीं जाता, ठीक है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं और किसी से भी वो टफ क्वेश्चन बना सकते हैं, आसान से आसान टॉपिक पर भी वो टफ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आगे कर ही लोगे। लॉग लेते वक्त क्या हो जाएगा, लॉग से अलग हो जाएंगे ना, तो लॉग का फायदा ये हो जाएगा, ये जैसे लॉग ln लिख देता हूं, ln f1x ऊपर वाले पॉजिटिव प्लस ln f2x प्लस ln f3x माइनस ln, देखो कितना बढ़िया हो गया, f4x माइनस ln f5x। अब अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पता ही आपको, नीचे f1x ऊपर f1-x, नीचे f2x ऊपर f, सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन आते हैं तो इनका भी हो जाना चाहिए। आगे चले, एक इम्प्लिसिट भी है, इम्प्लिसिट छूट गया, चले इम्प्लिसिट भी लिख लेना चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, कामले बताएंगे क्या, बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आता है या नदी किनारे छोड़ के आ गए। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये तो बताओ। हाँ, जब x और y से कुछ देखा जाता है, बंधे हुए हो, अलग हो जाएं, इक्वल के इधर उधर, याद नहीं आया। अगर कोई फंक्शन है जिसमें x और y बंध के आ जाते हैं ना कई बार, जैसे हमें वेरिएबल से प्रॉब्लम में किया, भाई ये चीजें x और y की ही आदतों से सब चीजें अलग अलग मेथड बनाए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें x और y को अलग नहीं किया जा पा रहा है तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अगर अलग कर लिया तो एक्सप्लिसिट, मैंने नाम से बताया था आपको, एक्सप्लिसिट होता है। दूसरा इसके अपोजिट फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, स्प्लिट एंड एक्सप्लेनेबल, मतलब इक्वलिटी के इधर उधर उनको बाकायदा बढ़िया तरीके से व्याख्या कर पाए हम उनकी, स्प्लिट एंड एक्सप्लेनेबल। आओ तुमको बता देते हैं, मतलब देखो जैसे कोई फंक्शन बता सकते हो, बातें नहीं, कोई एक एग्जांपल बताओ सोच के फिर इम्प्लिसिट का। अब नहीं आएगा तुमको सोचने, क्योंकि यहां पर दिमाग बंद हो जाता है ना, तुम्हें मेथड याद रहता है, जितना टीचर ने पढ़ाया याद करवाया उतना याद है। अब एग्जांपल अपने आप सोच के बताओ, क्या तुम जो बोलोगे लिख दूंगा मैं। x प्लस वाई इंटू x वाई, आगे 0 इक्वल टू, बस इतना लिख के भाग जाओगे क्या, इसका तो कोई मतलब ही नहीं ना। इक्वल टू 0 कुछ तो लगाओ, या इसके इक्वल में कुछ रखो, इक्वल टू 45। चलो ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, एक मिनट, y इंटू एक्स प्लस, ठीक है। ऐसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ सकते हो, उसमें भी वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। क्या आप अलग कर सकते हो, कहने वाली बात है, y वाले अलग और x वाले अलग, क्योंकि जो हम डिफरेंशिएशन अभी तक पढ़ते आए हैं उसमें हमें अलग अलग चाहिए सब कुछ। x अलग हो तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x वाले लोग अलग, y वाले लोग, तो y कॉमन लेके अलग ले जा सकते हो। आप इसको लिख सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, कहने वाली बात है x वाले लोग एक तरफ, y वाले एक लोग एक तरफ। अगर इक्वलिटी के आप इधर उधर कर पाते हैं और उसको देख पाते हैं कि हाँ भाई ये अलग अलग एक्सप्लेन कर पाते हैं, दैट इज इम्प्लिसिट। लेकिन अगर हम ना कर पाए तो उल्टा हो गया क्या, नाम ही गड़बड़ हो गया। ये कौन सा था, एक्सप्लिसिट है ना, ये रहा, स्प्लिट हो जाए और एक्सप्लेन। अगर इसके अपोजिट, हाँ अपोजिट पढ़ना पड़ता है, ये तो आसान है, ये तो कर ही लेंगे। अपोजिट हो जाए तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई फंस जाए, कोई एग्जांपल बताओ, y इज इक्वल टू sin x y, जैसे sin x y प्लस cos x y, क्या आप अब x और y को अलग कर सकते हो, अब नहीं कर सकते, नहीं हो सकता ना, नहीं कर पाएंगे। x और y साथ में बंधे हुए हैं, साइन के साथ, ऊपर फंक्शन भी लग गया साइन। तो ये कौन सा है, ये एग्जांपल है आपका इम्प्लिसिट।
चलो जाने देते हैं। तरीका क्या है इसका डिफरेंशिएशन करने का? कोई फंक्शन अगर इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट पहचान लोगे, जिसमें एक्स और वाई वाले लोग आने लगे। इसको ऐसे भी देखते हैं, कई लोग डायरेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन को ऐसा लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आपका नॉर्मल फंक्शन कैसे लिखा जाता है? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, उसमें वाई अलग एफ एक्स अलग। तो वाई ऐसे समझ सकते हो आप, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आपका कैसा है? एक्सप्लिसिट है। ये कैसा है? इम्प्लिसिट। आपको समझ में आया? दोनों का अलग अलग मीनिंग है। इसमें एक्स और वाई बंधे हुए हैं इक्वल टू 0, इधर वाई अलग एक्स वाले लोग अलग। ठीक है, तो इट इज एक्सप्लिसिट और ये इम्प्लिसिट। चलिए, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मान लेते हैं। अब हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? टाइम हो गया क्या? चलो यही कर लेते हैं, इनवर्स वगैरह कल कर लेंगे और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे करेंगे? अब मान लेते हैं पहले तो आपको कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा आपको ऐसे लिख लेना चाहिए, मेक राइट साइड इक्वल टू 0। समझ में आया? ज्यादातर आप ऐसे ही करोगे। फिर एक आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोला जाए, बोलो किसी को याद है? माइनस लगाना पड़ता था, डेल एफ बाय डेल वाई या डेल एक्स, माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई। आप ऐसे समझो, डेल एफ कट गया, डेल वाई ऊपर। अब इनका मतलब क्या है? ये अपने आप में क्या है? पार्शियल। याद आया? पार्शियल डेरिवेटिव। तुम लोग असाइनमेंट देने की जरूरत तो नहीं होगी ना? किसका? एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग। पार्शियल का मतलब ये होता है, पार्शियल का मतलब होता है अगर दो वेरिएबल हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक को छोड़ दो, बस एक को हम कांस्टेंट समझेंगे और एक को वेरिएबल समझेंगे, ऐसा होता है। इसका मतलब पार्शियल होता है विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग वाई कांस्टेंट। इसी प्रकार इसका उल्टा, डेल एफ बाई डेल वाई का मतलब है अब वाई मेरा वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स कांस्टेंट।